बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है? सही है। तो बेटा टॉपिक हमारा चल रहा है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर होता क्या है? मार्केट फेलियर की डेफिनेशन को देखिए कि मार्केट फेलियर occurs when freely functioning markets fails to allocate resources according to society's point of view। तीन बातें यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। पहली बात है बेटा फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट, दूसरी बात है एलोकेट रिसोर्सेस, और तीसरी बात है सोसाइटी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कि यार जब लोग सोसाइटी के हिसाब से काम नहीं करते, जब मार्केट सोसाइटी के हिसाब से काम नहीं करती, तो उससे हमारे पास मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और मार्केट फेलियर होना शुरू हो जाता है। सर फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा डिमांड का बढ़ना या डिमांड का कम होना, सप्लाई का बढ़ना सप्लाई का कम होना। ये बेसिक आपकी फ्रीली फंक्शनिंग है, जहां पे आप मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ खेल रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब या तो किसी भी चीज को कम बनाना या तो किसी भी चीज को ज्यादा बनाना। सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो बंदा होता है जिसका आपकी कंजम्पशन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बट इनडायरेक्टली वो आपकी वजह से अफेक्ट हो रहा होता है। अब एक्सटर्नैलिटी दो तरह की होती है बेटा। या तो बंदा आपसे पॉजिटिव वे में अफेक्ट होगा, या तो बंदा आपसे नेगेटिव वे में अफेक्ट होगा। तो जब वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट हो रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। जब नेगेटिव वे में अफेक्ट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास तीन तरह के कॉस्ट एंड बेनिफिट है। तो वो तीन तरह के कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है? सबसे पहले बेटा आपके पास लिखा हुआ है प्राइवेट, एक्सटर्नल एंड सोशल। यहाँ पे देखो जरा, आपके पास प्राइवेट बेनिफिट क्या होता है? देखो प्राइवेट बेनिफिट कंज्यूमर का अलग होता है, प्रोड्यूसर का अलग होता है। सर कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा? कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट होता है सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर रिसीव्स आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। बेटा जब आप कोई भी गुड खरीदते हो तो उसको यूज करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो मेरे कंज्यूमर का प्राइवेट बेनिफिट। जो मेरे प्रोड्यूसर ने पैसा कमाया, जो मेरे प्रोड्यूसर ने रेवेन्यू कमाया है, वो मेरे प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर का प्राइवेट बेनिफिट आ गया। व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट? बेटा प्राइवेट कॉस्ट, कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? जो वो प्राइस पे करता है फॉर अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल मैंने 10 रुपए की खरीदी है, तो मैंने 10 रुपया पे किया होगा प्रोड्यूसर को। तो जो पैसा कंज्यूमर की जेब से जा रहा है बेटा, वो मेरे कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट है। अच्छा भाई, प्रोड्यूसर की प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? जब बेटा प्रोड्यूसर ने ये पेंसिल बनाई होगी, इसमें मटेरियल लगा, इसमें लेबर लगा, इसमें कॉस्ट लगी, इसमें रेंट लगा, तो जो बेटा प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो मेरे प्रोड्यूसर की प्राइवेट कॉस्ट होती है। सही है जी। तो प्राइवेट बेनिफिट अलग हो गया, प्राइवेट कॉस्ट अलग हो गई। नाउ एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी कौन होता है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बेनिफिट या फिर थर्ड पार्टी लॉस। सही है। अब एक्सटर्नैलिटी, यार ये एनोटेशन क्यों आप लोग खोल लो? सभी को आज मस्ती चढ़ी हुई है, एनोटेशन खोलते जा रहे हैं सारे यार। डिसेबल करना पड़ेगा मुझे। तो व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी? एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी बेनिफिट या थर्ड पार्टी लॉस, यानी कि वो बंदा जो आपसे कोई डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली आपकी वजह से उस पर अफेक्ट आ रहे हैं। अब वो अफेक्ट पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये ऑनलाइन क्लास ना होती और हम लोग फिजिकली एक रूम में बैठे हुए होते, और उस क्लास में मैं सिगरेट निकाल के स्मोकिंग करना शुरू कर देता। तो बेटा जब मैं सिगरेट पीना शुरू करूंगा तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम ये है कि क्लास का एनवायरनमेंट खराब होगा, क्लास में स्मेल हो जाएगी, पूरा फील करेंगे आप लोग, और पैसिव स्मोकिंग होना शुरू हो जाएगी। अब मेरी वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? आप लोगों ने तो नहीं पे किया ना सिगरेट के लिए, बट मेरी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो, और वो भी नेगेटिव वे में अफेक्ट हो रहे हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट। एग्जाम्पल, पैसिव स्मोकिंग। एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, बेटा मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ,
फैक्ट्री चलाने की वजह से मुल्क में पोल्यूशन हो रहा है, तो जब पोल्यूशन होगा तो पोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एज वेल। ठीक है। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल बेनिफिट, बेटा तो वही वाली बात है कि हम लोग एक रूम में बैठे हुए होते और मैं अपने बैग से परफ्यूम निकाल के परफ्यूम लगा लेता, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता, माहौल अच्छा हो जाता, खुशबू आती। क्या आप लोगों ने पे किया मेरे परफ्यूम के लिए? नो। बट आप लोग मेरी वजह से पॉजिटिव वे में अफेक्ट होते, तो इससे क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? एक्सटर्नल बेनिफिट। इससे क्रिएट होता है एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है। तो बेटा इससे हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता भाई? कि अच्छाई पैदा हो रही है। तो एक्सटर्नल बेनिफिट या फिर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। आप लोग पढ़ लिख रहे हो, आगे जाके काम करेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, जॉब्स देंगे, तो बेटा क्या एम्प्लॉइज जो आपके उस टाइम पे होंगे, क्या उन्होंने आपकी पढ़ाई में कोई कंट्रीब्यूशन किया? नो। बट आपकी वजह से उनको बेनिफिट मिला, एम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल बेनिफिट। बेटा इसमें कोई भी मसला किसी को भी? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फर्दर आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट की। बेटा सोशल का मतलब है टोटल, यानी कि पूरी सोसाइटी का कॉस्ट या पूरी सोसाइटी का बेनिफिट। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सर क्या है इसका मतलब? बेटा वही चीजें जो मैंने आपको पीछे उर्दू में पूरा आपको एक तकरीर दी थी, उसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा कि सोशल कॉस्ट बेटा दो चीजों की बनती है, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट कंज्यूमर का अलग है, प्रोड्यूसर का अलग है, एक्सटर्नल कॉस्ट सोसाइटी का लॉस है। सोशल बेनिफिट सोसाइटी का टोटल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर का अलग, प्रोड्यूसर का अलग, और एक्सटर्नल बेनिफिट पूरी की पूरी सोसाइटी का बेनिफिट। तो ये वही काम है, सही। व्हाट इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है ऐसे कर लेते हैं सहर, और एक का नाम है मिनाहिल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सहर एक मैकेनिक है, ठीक है, वो सेकंड हैंड गाड़ियां बेचती है, और मिनाहिल को गाड़ी खरीदनी है। अब देखो, जब शहर एक मैकेनिक है, इसका मतलब है कि शहर की एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर काम में। तो जब शहर की एक्सपर्टीज होंगी, तो शहर को मालूम है कि यार गाड़ी में क्या खराबी है, गाड़ी कितनी चली हुई है, गाड़ी में क्या क्या और कहाँ कहाँ काम है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि शहर के पास नॉलेज ज्यादा है, शहर के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। बट इफ आई लिंक मिनाहिल विद दिस केस, मिनाहिल एक कंज्यूमर है, मिनाहिल को एज सच आइडिया नहीं है कि गाड़ी में क्या क्या खराबी है, गाड़ी कहाँ कहाँ से लगी हुई है, गाड़ी में कहाँ कहाँ पे मसले हैं। समझे बात को? तो मिनाहिल को इस चीज का आइडिया नहीं है, तो मिनाहिल के पास इंफॉर्मेशन कम, शहर के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा। तो बेटा ये गैप देख रहे हो, इस गैप को कहते हैं डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब शहर यहां पर है, मिनाहिल यहां पर है। शहर के पास बहुत आसान तरीके से एक ऑप्शन है कि शहर मिनाहिल को पागल बना सकती है, शहर मिनाहिल को बेवकूफ बना सकती है। कैसे? कि नहीं, गाड़ी तो एकदम ओके है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, टायर एकदम नए लगे हुए हैं भाई, 0 मीटर कंडीशन एकदम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर शहर एक प्रोड्यूसर जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, मिनाहिल को एक कंज्यूमर को जिसके पास इंफॉर्मेशन कम है एक्सप्लॉइट कर रही है, पागल बना रही है। क्यों पागल बना रही है? क्योंकि यहाँ पे डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इस डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एंड ड्यू टू दिस डिसबैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक पार्टी जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो दूसरी पार्टी को बेवकूफ बनाती है, एक्सप्लॉइट करती है। इसको हम लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि आपकी मार्केट जो है वो बर्बाद होती है, फेल। समझ गए हैं बात को? क्लियर है पूरी कहानी यहाँ तक? फर्दर आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ गुड। आपके सिलेबस में टोटल 5 तरह के गुड हैं, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड एंड मोनोपोली। आज हम लोग पब्लिक, प्राइवेट और मोनोपोली को डिस्कस करेंगे, मेरिट डीमेरिट नेक्स्ट क्लास में कल। यहाँ पे आएगा व्हाट इज पब्लिक गुड। बेटा पब्लिक गुड वो गुड होता है जिसकी
प्योर प्रोविजन किसकी तरफ से होती है? गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि ये गवर्नमेंट आपको देता है, प्राइवेट इदारे का यहाँ पे ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है। और गवर्नमेंट देखो कभी भी इसके लिए सामने से आके चार्ज नहीं करता, यानी कि आपको बिल नहीं बना कर देगा, रसीद नहीं बना कर देगा जी आपने स्ट्रीट लाइट यूज की है तो आपके इतने पैसे होगा, या आपने आर्मी की सर्विस यूज की है तो इतने पैसे होगा। ये हमेशा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू चार्ज होता है। एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट, आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, ये सब बेटा आपके पास पब्लिक गुड की एग्जाम्पल है। पब्लिक गुड का नेचर क्या होता है बेटा? ये तीन चीजें हैं जो कि पब्लिक गुड को पब्लिक गुड बनाती हैं। पहले लिखा हुआ है नॉन राइवलरस, फिर लिखा हुआ है नॉन एक्सक्लूडेबल, फिर लिखा हुआ है नॉन रिजेक्टेबल। सर ये क्या होते हैं जरा बताएं, इधर आओ बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक दरिया जा रहा है, एक दरिया जा रहा है, मैं उस दरिया में से पानी पी रहा हूँ, ऐसे हाथ अपना भर के ऐसे पानी पी रहा हूँ, ठीक है। और मेरे अलावा और भी हजार लोग बैठे हुए इस तरह पानी पी रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या मेरे पानी पीने से दूसरों के लिए पानी कम पड़ जाएगा? मैं कोई ऊंट का बच्चा हूं कि मैं पूरे का पूरा पानी निचोड़ लूंगा उसमें से और कहर आ जाएगा वहां? ऐसा तो नहीं होता ना भाई। भाई जब मैं पानी पी रहा हूं तो मेरी वजह से दूसरों के लिए वो चीज कम नहीं पड़ेगी। तो आपकी कंजम्पशन की वजह से दूसरों के लिए चीज को कम ना पड़ना, ये क्या होता है? नॉन राइवलरस। कि मेरी वजह से दूसरे के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी, नॉन राइवलरस। ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं आर्मी जाता हूँ, आर्मी में कोई सर्विस लेता हूँ, या मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता हूँ जाके, तो क्या पुलिस सारा काम छोड़ के मेरे पीछे लग जाएगी कि नहीं जी हादी का काम करो? भाई अगर मिनाहिल जाएगी तो मिनाहिल का काम भी होगा, अगर सफान जाएगा सफान का काम भी होगा। यानी कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम नहीं पड़ेगी। इससे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रेगुलर्स। फिर आते हैं एक्सक्लूडेबल पे। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं टैक्स पेयर हूँ और सिद्दीक टैक्स पेयर नहीं है। मैं टैक्स पेयर हूँ, सिद्दीक टैक्स पेयर नहीं है। तो क्या मेरे माथे पे लिखा हुआ है मैं टैक्स पेयर हूँ? वो देखें क्या लिखा हुआ है कहीं पे भी कि अब्दुल आदि टैक्स पेयर? नहीं लिखा। तो बेटा जब मेरे माथे पे नहीं लिखा हुआ कि मैं टैक्स पेयर हूं, तो मैं एक टैक्स पेयर को एक नॉन टैक्स पेयर से कैसे एक्सक्लूड करूं? भाई मेरे घर के नीचे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, क्या स्ट्रीट लाइट ऐसे काम करेगी कि हादी गुजरेगा क्योंकि वो टैक्स पेयर है तो स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगी, और सिद्दीक गुजरेगा तो बंद हो जाएगी? इतनी बड़ी साइंस तो आज तक पैदा नहीं हुई कि शक्ल देख के बता दे टैक्स पेयर है कि नहीं। तो भाई ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मैं टैक्स पेयर को नॉन टैक्स पेयर से अलहदा, अलग नहीं कर सकता, एक्सक्लूड नहीं कर सकता। भाई अब बात सुनो, सिद्दीक टैक्स पेयर नहीं है, मैं टैक्स पेयर हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिद्दीक और मैं हम दोनों सेम सर्विसेज एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो देखो पैसे दे के काम ले रहा हूं, मैंने टैक्सेस पे करता हूं, लेकिन सिद्दीक टैक्स पेयर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटा सिद्दीक यहाँ पे क्या कर रहा है? सिद्दीक यहाँ पे कर रहा है मुफ्त खोरी। सिद्दीक यहाँ पे क्या कर रहा है? मुफ्त खोरी। सिद्दीक मार रहा है मुफ्ता। और मुफ्त खोरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? फ्री राइडर प्रॉब्लम। कि एक टैक्स पेयर और एक नॉन टैक्स पेयर दोनों सेम बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, टैक्स पेयर पैसा दे के और नॉन टैक्स पेयर बिना पैसे दिए सेम बेनिफिट एंजॉय करता है। इसे क्या कहते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब आपके पास एग्जाम में 4 मार्क का सवाल आ सकता है कि यार एक बात ये बताओ कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड को प्रोड्यूस क्यों नहीं करेगा? बेटा देखो, पब्लिक गुड कैन नॉट बी चार्ज अप फ्रंट। आप बिल्कुल सामने रसीद दे के उससे पैसे नहीं ले सकते। और प्राइवेट प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। समझे बात को? उसका एम है प्रॉफिट कमाना। तो क्या मैं एक प्राइवेट प्रोड्यूसर, क्या मैं कभी भी चाहूंगा कि मेरी क्लास में कोई बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आके बैठ जाए अनटिल एंड अनलेस के मैं उसको अलाउ करूं? ठीक है ना? मेरा ऑब्जेक्टिव है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। इसी तरह कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि उसका माल फ्री में बिके। हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो क्या आप मुफ्तखोरों को एंटरटेन करेंगे? नो। पब्लिक गुड के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते, आप मुफ्तखोरों को नहीं रोक सकते। इसीलिए एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड प्रोड्यूस करता ही नहीं, क्योंकि वो कहता है कि यार फ्री राइडर प्रॉब्लम चल रही है और मैं जो हूं ना, मैं मुफ्तखोरों को एंटरटेन नहीं कर सकता। लास्ट बात लिखी हुई नॉन रिजेक्टेबल। सर व्हाट इज नॉन रिजेक्टेबल? नॉन रिजेक्टेबल का मतलब है कि आप गवर्नमेंट की दी हुई सर्विसेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के नीचे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सही है,
और आप दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट को जाके बोलेंगे कि भाई ये स्ट्रीट लाइट उखाड़ के वहां पे लगा, मैं टैक्स पे करता हूँ? या अगर आपकी गली में ऑलरेडी बहुत रोशनी है और आपको स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आके स्ट्रीट लाइट लगा रही है, क्या आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि नहीं यार क्यों पैसे जाया कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, स्ट्रीट लाइट की जरूरत नहीं है? आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते भाई, आप कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका पब्लिक गुड का, कोई मसले वाली बात यहाँ तक? अब इसी को बेटा अगर मैं कन्वर्ट कर दूं प्राइवेट गुड पे, तो प्राइवेट गुड इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। प्राइवेट गुड इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। प्राइवेट गुड यानी कि मैं एक प्राइवेट प्रोड्यूसर, मैं आपको गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो जो चीज ज्यादा बिक रही है वो मैं ज्यादा बनाऊंगा, जो चीज कम बिक रही है वो मैं कम बनाऊंगा, ये मेरा एक मामला चल रहा है। प्राइवेट गुड बिल्कुल ऑपोजिट होता है बेटा। प्राइवेट गुड क्या होता है, राइवलरस, एक्सक्लूडेबल एंड रिजेक्टेबल। सर मतलब? राइवलरस का मतलब कि मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम पड़ेगी। फॉर एग्जांपल बेटा मैं स्पार गया, स्पार एक शॉपिंग वो है, क्या कहते हैं उसको, सुपर स्टोर है। मैं स्पार गया, स्पार पे 100 बॉडी स्प्रे पड़े थे, मैंने 10 खरीद लिए, बेटा पीछे कितने रह गए? तो मेरी वजह से दूसरों के लिए चीज कम पड़ गई। आगे सुनो, सिद्दीक रास्ते में मिला, सिद्दीक ने कहा कि एक बॉडी स्प्रे मेरा है। मैं बोलूंगा क्यों तेरा है भाई? ये देखो रसीद देखो, ये रसीद पे लिखा हुआ है कि मैंने पे किया इसके लिए। तो जब मैंने इसके लिए पे किया है यानी कि वो चीज मेरी है, आप किस हक से मांग रहे हो? यानी कि मैंने खुद से एक मुफ्तखोर को एक्सक्लूड कर दिया, अलहदा कर दिया। मैंने कहा तुम मुफ्तखोर हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक पक्का बिल है। भाई 10 में से एक पसंद नहीं आया, फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसी को दे दिया। समझे बात को? आपने रिजेक्ट कर दिया भाई, कोई मसले वाली बात बेटा प्राइवेट गुड की। कह रहे बेटा प्राइवेट गुड। आगे आ जाओ। कौसाय पब्लिक गुड। व्हाट इज कौसाय पब्लिक गुड? बेटा कौसाय पब्लिक गुड वो पब्लिक गुड होता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्राइवेट की भी होती है, पब्लिक की भी होती है। भाई फॉर एग्जाम्पल ये मेन सारा फैसल है, ठीक है, ये मेन रोड है। अच्छा अब कहने को तो इस पे गाड़ी चलाने पे मुझे कोई पैसे नहीं देने, फ्री है, जब चाहूँ जा सकता हूँ, जब चाहूँ चला सकता हूँ, ठीक है, फ्री। लेकिन बेटा इसमें 3 लेन है, इसमें 3 लेन है। अब एक गाड़ी यहाँ पे आ गई, एक गाड़ी यहाँ पे आ गई, एक गाड़ी यहाँ पे आ गई, है तो फ्री, पैसा कोई नहीं देना, यानी कि गवर्नमेंट की पब्लिक गुड की कैटेगरी में आ गया। बट बेटा ये देखो यहाँ पर राइवलरस बिहेवियर आ गया कि बेटा ये 3 गाड़ियों से ज्यादा एक वक्त में एक साथ नहीं चल सकती। चौथी गाड़ी कहाँ, फुटपाथ पे चलेगी क्या? सलमान खान थोड़ी है हम लोग। तो बेटा ऐसे नहीं होगा। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड, ठीक है। एक और एग्जांपल, एक गवर्नमेंट का पार्क है, ये पार्क में झूले वूले सब लगे हुए, एंट्री फ्री है, लोग जाते रहते हैं, पब्लिक चीज है ना, पब्लिक गुड है। बेटा लेकिन इस पार्क में इतने लोग जा सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, राइवलरस वाला। ठीक है, पहले भी गाड़ी में भी राइवलरस था, यहाँ पर भी राइवलरस आ गया। सही है। अब कहने का मकसद ये है कि ये है तो पब्लिक गुड, बट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड भी यहाँ पे आ रही होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कोसाई पब्लिक गुड, मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक गुड। कोई मसले वाली बात? चले लास्ट केस के ऊपर आइएगा, मोनोपोली। बेटा व्हाट इज मोनोपोली? व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली वो फर्म होती है जिसका हाईएस्ट मार्केट शेयर हो। सही है, मोनोपोली वो फर्म होती है जिसका हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है। हाईएस्ट मार्केट शेयर से मुराद के ताकतवर फर्म होती है, पावरफुल फर्म होती है। और जैसे कि मैं एप्पल की मिसाल लूं, एप्पल इज अ मोनोपोली, ठीक है, ओनली वन इन द मार्केट, एप्पल इज अ मोनोपोली, ठीक है। अब इसकी डिमांड कैसी होती है बेटा, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी ना बहुत बड़ा काम कर रही हो। सही है, ब्रांड लॉयल्टी बहुत बड़ा काम कर रही हो।
लोग उससे ब्रांड लॉयल होते। अब क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड है तो मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है। इन इलास्टिक कहता है कि प्राइस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कहानी आपको सिखाई। अब सुनो, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूजुअली काम कर रही होती है, यूजुअली ये इनएफिशिएंट होती है। इनएफिशिएंट का मतलब कि समझ लो सही तरह काम नहीं करती, एक्सप्लॉइट करती है लोगों को, इसलिए इनएफिशिएंट कहा गया है। बट A2 जो इकोनॉमिक्स है जब आप लगाएंगे, A2 में आप इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स काफी कम होते हैं भाई, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, और मोनोपोली पागलों वाला प्रॉफिट कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, ये भी आप लोग A2 में पढ़ेंगे कि ये होता क्या। सही है। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो, यहाँ पर बेटा जरा डायग्राम को देखना, इधर आओ। देखो मोनोपोली क्या करता है। मैं एक सेकंड उधर बना दूंगा। बेटा ये देखना मोनोपोली करता है क्या। यहाँ पे आई प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। ठीक है, अब क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है तो वो एकदम ऐसा स्टीपर कर्व बनेगा। ठीक है, एकदम स्टीपर कर्व बनेगा। इनिशियली आपके पास ये सप्लाई कर्व चल रही है। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और बेटे ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि मोनोपोली इतनी शैतान है, मोनोपोली को पता है ना कि उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, तो वो डेलिबरेटली बेटा प्राइसेस को बढ़ाने की करेगा, ताकि क्वांटिटी थोड़े से कम हो और रेवेन्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो अब मोनोपोली क्या करता है, मार्केट में क्रिएट करता है शॉर्टेज। सर कैसे शॉर्टेज क्रिएट करेगा, सप्लाई कम करके। मोनोपोली ने सप्लाई कम की, एस से S1, इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी आपके थोड़े से कम हो रही है, जबकि आपकी प्राइसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ रही हैं। प्राइसेस ज्यादा से बढ़ रही है और क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम हो रही है, तो बेटा प्रोड्यूसर का रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मोनोपोली इस तरीके से बेटा शॉर्टेज क्रिएट करती है, ताकि मार्केट में प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाए, और प्राइसेस जितनी बढ़ेंगी उतना मुनाफे को फायदा। कोई मसले वाली बात बेटा। एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ, पढ़ ले जरा।